अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। और जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ी है असेसमेंट, जिसमें हम लोगों ने एब्डोमेन की असेसमेंट पढ़ी है, हम लोगों ने कार्डियक असेसमेंट पढ़ी है, लंग्स की असेसमेंट पढ़ी है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असेसमेंट ऑफ ब्रेस्ट, एक्जिला एंड जेनिटेलिया। देखते हैं इसकी असेसमेंट परफॉर्म किस तरह करते हैं, और इस असेसमेंट के लिए हमारे जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हेल्थ हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, हमने उसको किस तरह आइडेंटिफाई करना है, पेशेंट से किस तरह हम लोगों ने उसकी हिस्ट्री पूछनी है, ये बोथ में आएगी, मेल और फीमेल में। उसके बाद हम लोग इसको परफॉर्म किस तरह करते हैं, ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन हम लोगों ने किस तरह परफॉर्म करनी है, फिर जो उसकी फाइंडिंग्स आएंगी उनको हम इंटरप्रेट फाइंडिंग्स करेंगे। ऑन द अदर साइड जेनिटल एग्जामिनेशंस के लिए जो स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं मेल और फीमेल में, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग जितने भी कंपोनेंट्स आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, उनको हम लोग रिव्यू करेंगे, और जितनी असेसमेंट हमने की है मेल में और फीमेल में, उन सब की डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स लिखेंगे। और एट दी एंड हम लोग देखेंगे कि एजिंग प्रोसेस में मेल ब्रेस्ट, फीमेल जेनिटेलिया और मेल जेनिटेलिया, इनमें कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, इन सबको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है अनाटमी ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट जो है वो डिफरेंट टिश्यूज़ के ऊपर जो है ना वो कंपोज्ड है, जिसमें हमारे मसल्स आ जाते हैं, फैटी टिश्यूज़ आ जाते हैं, उसके अलावा लिम्फेटिक टिश्यूज़ और ग्लैंडुलर टिश्यूज़ आ जाते हैं। लिम्फेटिक टिश्यूज़ प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन डिफेंस ऑफ आवर बॉडी, मतलब कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में लिम्फेटिक टिश्यूज़ पाए जाते हैं, इसी तरह ब्रेस्ट में भी पाए जाते हैं, थ्रोट में भी पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन एरिया में भी पाए जाते हैं। बट इसका जो मेन मैकेनिज्म है वो है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है ये है डिफेंस टिश्यूज़ होती हैं। ओके जी, उसके अलावा आ जाता है ग्लैंडुलर टिश्यूज़। ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होते हैं टाइप ऑफ टिश्यू दैट लाइन सर्टेन इंटरनल ऑर्गन्स, एक सर्टेन इंटरनल ऑर्गन्स में होते हैं, जिसका काम क्या होता है, रिलीज करता है सब्सटेंसेस इन द बॉडी। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव जूसेस करता है, फ्लूइड सिक्रीट करता है। इसके अलावा ग्लैंडुलर टिश्यू इज कॉमनली फाउंड इन ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के अंदर कॉमनली ग्लैंडुलर टिश्यू पाए जाते हैं, और इनका काम क्या होता है, सिक्रीशंस करते हैं। हमें ये फ्रिक्शन से प्रिवेंट करते हैं। ओके जी, इसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर क्या है और उसके अलावा उसका फंक्शन क्या है। सबसे पहले ब्रेस्ट जो है वो लोकेट कहाँ करी होती है, हमारी चेस्ट वॉल के ऊपर। एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस होती है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा आ जाता है निप्पल एंड एरियोला। निप्पल और उसके साइड वाला जितना भी पोर्शन है उसको कहते हैं एरियोला। आगे चलते हैं, ब्रेस्ट की एनाटॉमी एक दफ़ा फिर से उसको रिव्यू करते जाते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अंदर लेक्टिफेरस ग्लैंड्स आ जाते हैं, इसके अलावा इसके अंदर आ जाते हैं हमारा निप्पल है, एरियोला एरिया है, और सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर्स हैं। ये ओवरव्यू है हमारी ब्रेस्ट का, जो ब्रेस्ट की एनाटॉमी के अंदर, ताकि हमें पता चल जाए कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, ताकि ये चीज़ें जब हम लोग असेसमेंट कर रहे हों, ताकि हमें ज़्यादा जो है वो आसानी हो। और उसके साथ ये होता है कि जब हम लोग किसी चीज़ की, किसी ऑर्गन की असेसमेंट कर रहे हों, तो अगर हमें पता हो बेसिकली कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, इसकी एनाटॉमी क्या है, तो हमें अच्छे से पता चल जाता है कि इस पोर्शन पे हमने असेसमेंट करनी किस तरह है। तो इसीलिए हम लोग जो है इसकी असेसमेंट कर रहे हैं। अब लिगामेंट्स ऑफ कूपर क्या होता है, लिगामेंट्स ऑफ कूपर फंक्शन, लिगामेंट्स ऑफ कूपर बेसिकली होता है कि बेसिकली फाउंड होता है अंडर द स्किन ऑफ द ब्रेस्ट। स्किन जो होती है हमारी ब्रेस्ट के अंडर, उसको उसके अंदर ये पाया जाता है। इसके अलावा दे कॉन्टेक्ट टू द टिश्यू सराउंडिंग द चेस्ट मसल्स। दीज लिगामेंट्स मेंटेन द शेप स्ट्रक्चर ऑफ योर ब्रेस्ट। इनका काम क्या है, इन्होंने हमारी ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर और शेप को मेंटेन रखना होता है। इसी तरह बाकी भी जो उसके अलावा ये कौन से रिब्स पे पाए जाते हैं और इनका फंक्शन क्या है, ये हम लोग आगे देखते हैं साथ साथ, ताकि इस पिक्चर को हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। ओके जी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेस्ट अगेन देखते हैं क्या होता है। इंटरनली एनाटॉमी, इंटरनल एनाटॉमी अगर हम देखें, इसमें आ जाते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास पाए जाते हैं लोब्स। यहाँ पे आप देखें इस पिक्चर के अंदर, अगर वो सिंगल, उसको एक ही उन्होंने आइडेंटिफाई किया तो उसको कहते हैं लोब। अगर उसी के अंदर हमने मजीद चीज़ों को आइडेंटिफाई किया उसको कहते हैं लोब्यूल्स एंड एल्वुलाई। उसके अलावा आ जाते हैं लेक्टिफेरस डक्ट्स आ जाती हैं, साइनसेस आ जाते हैं। अब लेक्टिफेरस, उसके बाद आ जाते हैं फाइब्रस टिश्यूज़। फाइब्रस टिश्यूज़ के अंदर हमारे पास आ जाते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स, कूपर्स लिगामेंट्स और एडिपोज टिश्यूज़। अब सबसे पहले आपने देखे लोब्स, उसके अलावा हम लोगों ने देखे हैं लोब्यूल्स, और अब हम लोग देखते हैं लेक्टिफेरस।
लेक्टिफेरस जो हैं डक्ट्स, उनको क्या कहते हैं? सो लेक्टिफेरस डक्ट्स आर बेसिकली होती किस लिए, ये ब्रांच्ड सिस्टम होता है और ये कनेक्ट कर रहा होता है हमारे निप्पल एरिया में, जहाँ पे लोब्यूल्स होते हैं। इनको मेमोरी ग्लैंड्स के साथ ये हमारा कनेक्ट कर रहा होता है। उसके अलावा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स द मिल्क इज मूव टू द निप्पल बाय द एक्शन ऑफ स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शंस। जब हार्मोन्स की प्रोडक्शन होती है तो ये सारा प्रोसेस जो है ये हेल्प आउट करता है मिल्क की प्रोडक्शन के लिए, और मिल्क और ट्रांसफर जब बेबी ने सक करना होता है उसकी हेल्प करता है। कूपर्स लिगामेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कूपर्स लिगामेंट जो है वो किस लिए होता है। सो कूपर लिगामेंट का फंक्शन बेसिकली ये होता है कि वो स्किन के अंडर होता है ताकि उसकी शेप को मेंटेन कर सके, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सके, और कोई भी उसमें कॉम्प्लिकेशंस जो भी हों, बेसिकली उसका सारा काम ये है कि उसने उसमें हेल्प आउट करना होता है। सो देखते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या होते हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट्स बेसिकली होते हैं जो सपोर्ट कर रहे होते हैं हमारे बॉडी पार्ट को, स्पेशली हमारे ऑर्गन्स को। इसमें आ जाते हैं ऑल्सो नोन एज, इन्हें कहा जाता है गैडीज लिगामेंट्स। और बेसिकली अब ये करते क्या हैं, इनका काम क्या होता है, ये सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम हाइपर एक्सटेंशंस, ताकि किसी तरह की हाइपर एक्सटेंशंस ना हो, जैसे ड्रॉपिंग हो जाती है, लो हो जाते हैं एट एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। ऑन द अदर साइड अगर आप लोग देख रहे हो तो एजिंग प्रोसेस में ब्रेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, पेंडुलस हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती है, ढीली हो जाती है, ड्रॉपिंग पोजीशन में आ जाती है। अगर हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं बेसिकली इसका सस्पेंसरी लिगामेंट्स का काम ये होता है कि वो हेल्प आउट करती है ताकि वो ज़्यादा ड्रॉपिंग एरिया में ना। उसके बाद आ जाते हैं एडिपोज टिश्यूज़। एडिपोज टिश्यूज़ को देखते हैं कि एडिपोज टिश्यू क्या काम करते हैं और इनका क्या फंक्शन होता है। एडिपोज टिश्यूज़ अदरवाइज नोन एज ए बॉडी फैट, इसको बॉडी फैट भी कहा जाता है, और ये हमारी थ्रू आउट द बॉडी में होते हैं और हमारी मोस्टली अंडर द स्किन होते हैं। सबक्यूटेनियस फैट जो होता है उसके दरमियान में ये पाए जाते हैं, और विजरल फैट, ये दोनों के दरमियान में हमारे पास होते हैं एडिपोज टिश्यूज़। अब एडिपोज टिश्यू का काम क्या होता है, एडिपोज टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें डिफरेंट वो स्टडी की जाती है कि एडिपोज टिश्यूज़ का काम क्या है। बेसिकली ये होते क्या हैं, फैट्स होते हैं। मैंने आपको शुरू में एक चीज़ बात बताई थी कि ब्रेस्ट जो है ये किस पे हमारी डिपेंड करती है, फैट्स पे, मसल्स पे। तो एडिपोज टिश्यू बेसिकली हेल्प आउट कर रहे होते हैं मसल्स की तरह, फैट्स की तरह, उसको शेप दे रहे होते हैं, उसका स्ट्रक्चर बन रहा होता है। ओके, लास्ट आ जाता है 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ द ब्रेस्ट। जैसे हम लोगों ने एब्डोमेन के क्वाड्रेंट्स को अंडरस्टैंड किया था, इसी तरह ब्रेस्ट के क्वाड्रेंट्स हैं, जिसमें आ जाता है अपर इनर क्वाड्रेंट, उसके अलावा आ जाता है लोअर इनर क्वाड्रेंट, अपर आउटर क्वाड्रेंट और लोअर आउटर क्वाड्रेंट। यहाँ पे आपको अच्छे से अंडरस्टैंड आप इसको कर सकते हैं कि इस पूरे एरिया को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, और इन 4 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद हमें पता चला कि ये जो अपर साइड है ये अपर इनर क्वाड्रेंट है, जो अंदर वाली साइड पे है, और जो बाहर वाली साइड पे हमारी आर्म वाली साइड पे आ रहा है उसको कहते हैं अपर आउटर क्वाड्रेंट, और इस तरह लोअर इनर क्वाड्रेंट और लोअर आउटर क्वाड्रेंट। उसके अलावा आ जाता है एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, जैसे आप लोग देख रहे हैं जो हमारे एक्सिला तक जो एरिया जा रहा है उसको कहते हैं। ओके जी, आगे देखते हैं लिम्फेटिक्स होते हैं, इसके अलावा एक्सिलरी नोड्स होते हैं, जिसमें आ जाता है सेंट्रल, पेक्टोरल और सबस्कैपुलर, जो कि पोस्टीरियर साइड पे होता है, और इंटीरियर साइड पे होता है पेक्टोरल। उसके अलावा लेटरल साइड्स आ जाती हैं, और इसके अलावा ड्रेनेज पैटर्न्स आ जाते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो ज़्यादा अच्छे से हो सके। ओके ओके ओके, यहाँ से आप लोग देख सकते हो लेटरल एक्सिलरी और सेंट्रल एक्सिलरी, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है और हमने इसको किस तरह असेसमेंट उसकी करनी है। ओके जी, उसके अलावा आ जाता है पैरास्टर्नल, जो हमारी स्टर्नल से बिल्कुल पास वाला पोर्शन है उसको कहा जा रहा है पेक्टोरल कहा जाता है, जो इंटीरियर एक्सिलरी साइड पे आ रही है, और जो सब स्कैपुलर वाली साइड पे आ रही है, जो पोस्टीरियर साइड पे आ रही है, उसको कहा जाता है। ओके, सो आई होप कि जो फंक्शन हैं और इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा, ताकि आप लोग इसकी अच्छे से असेसमेंट कर सकें। आगे चलते हैं ब्रेस्ट लिम्फेटिक ड्रेनेज। अब इस मज़ीद जो है ना इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज पे हम लोग चले गए हैं, इसमें किस तरह पाया जाती है सारी चीज़ें। सुप्रा क्लेविकुलर हमारे क्लेविकुलर के जो बिल्कुल नज़दीक है उसको कहा जाता है इंफ्रा क्लेविकुलर, उसके पास जो है। इसके अलावा लेटरल आ जाता है, सेंट्रल एक्सिलरी आ जाता है, और सबस्कैपुलर पोस्टीरियर, ये वही सारी चीज़ें हैं जो हमने पीछे वाली स्लाइड पे देखी हैं एक दफ़ा। यहाँ पे फिर से इसको आप देख सकते हैं, और इसी तरह जैसे हम लोगों ने भी देखी है अभी आपको ज़्यादा उसमें नज़र आएगा ताकि आप इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें।
यहाँ पे सबस्कैपुलर पोस्टीरियर और पेक्टोरल इंटीरियर। ओके जी, अब हम लोगों ने इसकी सारी अनाटमी अंडरस्टैंड कर ली है। हमें पता चल गया है कि हम लोगों ने किस तरह उसको अंडरस्टैंड करना है, उसकी बेसिक कहाँ पे हम लोगों ने असेसमेंट परफॉर्म करनी है, उसमें कितने टिश्यूज़ पाए जाते हैं, उनका फंक्शन क्या है और किस तरह हमारी ब्रेस्ट मेंटेन है। अब हम लोगों ने उसका सब्जेक्टिव डाटा किस तरह कलेक्ट करना है। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट डिजीज़ ले सकते हैं पेशेंट से, कोई भी सर्जरी है, उसके लम्ब्स की और थिकनिंग की कोई भी हिस्ट्री है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई भी उसकी ब्रेस्ट से डिस्चार्ज हो रहा है या किसी किस्म की स्वेलिंग है, कोई ट्रॉमा हुआ है, उसकी हिस्ट्री हम लोग कलेक्ट करेंगे। ऑन द अदर साइड अगर पेशेंट हमारा हर मंथ अपनी सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन परफॉर्म कर रहा है तो हम उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। एक्सिलरी टेंडरनेस या पे कोई लम्प, स्वेलिंग और रैशेस हैं तो भी हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये असेसमेंट हमारी वो स्टार्ट हुई है जो हम लोगों ने आगे परफॉर्म करनी है। सबसे पहले जिसमें हम लोग चाहते हैं कि पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करनी है। अब हिस्ट्री में हमारे पास क्या आ जाता है, डिजीज़ की हिस्ट्री लेंगे, लम्प्स की हिस्ट्री लेंगे, स्वेलिंग की हिस्ट्री लेंगे। ऑन द अदर साइड डिस्चार्ज की हिस्ट्री लेंगे कि आपके निपल्स में से किसी किस्म का डिस्चार्ज हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। कोई स्वेलिंग उसको महसूस हो रही है, उसको देखेंगे। इसके अलावा पेन पूछेंगे, पेन के बारे में पूछेंगे, कोई पेन हो रही है, कुछ भी आपको इरिटेशन महसूस हो रही है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब हम लोगों ने करना क्या होता है, पेशेंट से पूछना है। हमारी हिस्ट्री में आता है कि आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन पर मंथ आप परफॉर्म कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे, ये भी हमारी हिस्ट्री में आता है। ओके जी, अब सबसे पहले तो हम लोग इंस्पेक्शन पे चले गए हैं। इंस्पेक्शन पे अब किस तरह की हम लोगों ने इंस्पेक्शन करनी है। सबसे पहले हम लोगों ने नोट डाउन करना होता है सिमेट्री, साइज, शेप, जैसे हम लोग पहले भी करते आए हैं। उसके अलावा हम लोगों ने देखना होता है कि उसमें स्मूथ है स्किन का टेक्सचर जो है या फिर उसका टेक्सचर स्मूथ नहीं है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखनी होती हैं। उसके अलावा हम लोगों ने देखना होता है कि वो निपल जो हैं वो सिमेट्रिकल हैं या फिर नहीं सिमेट्रिकल। इसके अलावा देखेंगे कि वो फ्लैट हैं, इन्वर्टेड हैं, कुछ भी जो भी हमें देखने में नज़र आ रहा है उस सबको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। सो सबसे पहले इसमें देखते हैं। ओके जी, हम लोगों ने जब पेशेंट की हिस्ट्री ले ली, हिस्ट्री के बाद हम लोग चले गए पेशेंट को हम लोगों ने उसका जब पहले हिस्ट्री ली, इंस्पेक्शन पे पहुंच के पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में बैठा लेना है। उसके कपड़े थोड़े से ऊपर कर देने हैं, वेस्ट से डिस्टॉर्ट कर देने हैं। उसके अलावा का क्या करना है, हम लोगों ने नोट डाउन करना है उसकी सिमेट्री को, उसकी साइज़ को और उसकी शेप को। इसके अलावा हम लोगों ने देखना है स्किन नॉर्मली स्मूथ है, इवन इन कलर है, उसमें किसी किस्म की एरिया जो है वो डिसकलरेशन नहीं हुई है, कोई एडिमा नहीं है, कोई बल्जिंग नहीं है, कोई भी वहाँ पे स्वेलिंग नहीं है, पेशेंट को जब किसी किस्म का रेडनेस नहीं हुई है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने चले जाना है निप्पल एरिया में। अब निप्पल एरिया में जाके देखना है कि सिमेट्रिकल उसकी चेक करेंगे, एसिमेट्री तो नहीं हुई, निप्पल्स फ्लैट हैं, इन्वर्टेड हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं, ये ब्लीडिंग है, किस तरह के हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसके साथ देखनी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये है हमारे पास इन्वर्टेड निप्पल। जैसे हम लोगों ने असेसमेंट की, असेसमेंट में साथ में हमें देखना है कि निप्पल्स फ्लैट हैं या फिर इन्वर्टेड है या डिस्चार्ज और ब्लीडिंग हो रही है। तो सबसे पहले आप देखो कि इन्वर्टेड निप्पल्स इस तरह के होते हैं ताकि हमें अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए कि इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब इस तरह का अगर निप्पल होगा वो तो हमें देखने से पता चल जाएगा, इंस्पेक्शन पे पता चल जाएगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें हम लोग को इंस्पेक्शन पे नोट डाउन कर लेनी है। उसके बाद आ जाता है ऑरेंज पील, प्याउड्स ऑरेंज। क्या होता है ऑरेंज पील? बेसिकली इसको किस तरह कहा जाता है कि जिस तरह ऑरेंज का जो स्किन होती है उसी तरह अगर उस तरह की स्किन आपको फील हो रही है, कोई इस तरह का कलर आ रहा है तो उसको कहते हैं। बेसिकली ऑरेंज स्किन जो है वो हमें इंडिकेट करती है किसी किस्म की इन्फिल्ट्रेशन हुई है या फिर कोई भी उसमें जो है ना स्ट्रोमल या कोई ड्रेनेज इस तरह की चीज़ें जो है ना वो अकर हो रही हैं। तो हम लोग ये जो है ना इंस्पेक्शन पे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी ऑरेंज पील टाइप स्किन तो नहीं है या पियाउड्स ऑरेंज स्किन तो नहीं हुई है। इसके अलावा पियाउड्स ऑरेंज स्किन आपको इस तरह की दिखेगी, यहाँ पे आप अच्छे से इसको देख सकते हैं, ये स्किन का कलर है, इसके अलावा ये निप्पल का कलर है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें इंस्पेक्शन पे आइडेंटिफाई करनी है। आगे चलते हैं स्क्रीन फॉर रिट्रैक्शन। स्क्रीन फॉर रिट्रैक्शन में हम लोगों ने क्या चीज़ें करनी है और किस तरह हम लोगों ने उसको परफॉर्म करना है। सो लेट्स सी स्क्रीन फॉर रिट्रैक्शन में क्या होता है। ओके, सबसे पहले हमने पेशेंट को क्या कहना है कि अपनी आर्म्स को वो स्लोली अपवर्ड कर ले, लिफ्ट कर ले, जिसके साथ क्या होना है बोथ ब्रेस्ट शुड सिमेट्रिकल। जब फीमेल जो है या मेल जो है जिसकी हम असेसमेंट कर रहे हैं उसने अपनी बाजुओं को अपवर्ड करना है, लिफ्ट करना है ऊपर वाली साइड पे, तो उससे क्या होना है
उसकी जो ब्रेस्ट है वो सिमेट्रिकली हमें पता चलेगा कि उसमें कितनी सिमेट्री है और किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको देख सकते हैं। ओके, उसके अलावा आ जाता है हम किस तरह असेस कर सकते हैं। हम लोग उसके हैंड्स को पुश इनटू हिप्स, उसके हिप्स पे रख के, अगर उसके दोनों हैंड्स पीछे वाली साइड पे हिप्स पे रखेंगे तो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पुश पाम्स टुगेदर, पाम्स को पुश करेंगे एक साथ और लीन फॉरवर्ड, और उसके साथ भी हमें क्या पता चलता है कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है कि ये एक हम लोगों ने असेसमेंट करनी है, और असेसमेंट में हमें पता चलता है कि पेशेंट को हम लोगों ने किस तरह उसकी क्या नाम लेते हैं, उसकी पोजीशंस बनानी है, किस तरह उसके हैंड्स को मूव करना है ताकि हम अच्छे से ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कर सकें। सो रिट्रैक्शन, ब्रेस्ट रिट्रैक्शन एग्जामिनेशन में क्या होता है, इज एन ऑब्जेक्टिव एवल्यूशन ऑफ द अमाउंट ऑफ कॉस्मेटिक रिट्रैक्शन ऑफ द ट्रीटेड ब्रेस्ट। बेसिकली होता क्या है कि हम लोगों ने जो भी पेशेंट, जैसे पेशेंट की हम लोगों ने रिट्रैक्शंस को स्क्रीन करना है, जो भी उसका प्रोसीजर हुआ है या उसके लिए हम लोगों ने कुछ भी पेशेंट के लिए असेसमेंट करनी है, तो हम लोगों ने क्या करना है, उसके आर्म्स को सबसे पहले ऊपर करना है, स्लोली मूव करना है, सिमेट्री को असेस करना है, हैंड्स को पुश करना है, हिप तक लेके जाना है, सिमेट्री असेस करेंगे, सारी चीज़ों को हम लोग फिर इजीली असेस कर सकेंगे। ओके, सो ब्रेस्ट टिश्यू रिट्रैक्शन इस तरह का ये एक जो है, ये इस तरह की डिजीज़ है, या इस तरह का दिखने में लगता है। आई होप कि ये आपको अच्छे से कंफर्म हो रहा होगा कि ब्रेस्ट टिश्यू रिट्रैक्शन जो है वो इससे इस तरह का है। ओके, सो आगे चलते हैं। इंस्पेक्ट एंड palpate axilla. While patient is sitting, lift and support the arm. So patient muscles are relaxed. पेशेंट सिटिंग पोजीशन में है, आपने लिफ्ट किया उसकी आर्म्स को, आपने सपोर्ट किया, और पेशेंट के मसल्स जो हैं वो रिलैक्स कर देने हैं ताकि हम अच्छे से असेसमेंट कर सकें। उसके अलावा आ जाता है राइट हैंड को यूज़ करेंगे और पैल्पेट करेंगे लेफ्ट एक्सिला से। रीच फिंगर्स हाई इनटू एक्सिला, फिंगर्स को हाई ऊपर तक लेके जाना है एक्सिला तक। उसके बाद क्या करना है, मूव फिंगर्स firmly डाउन इन 4 डायरेक्शंस, फिंगर्स को 4 डायरेक्शंस में मूव करना है। डाउन द चेस्ट वॉल, चेस्ट वॉल से नीचे वाली साइड पे, अलोंग द बॉर्डर्स ऑफ एक्सिला, इंटीरियर बॉर्डर्स जो हैं एक्सिला के, उनको हम लोगों ने फिंगर्स को मूव करना है वहाँ तक, पोस्टीरियर बॉर्डर्स ऑफ एक्सिला वहाँ तक लेके जाना है, और इसके अलावा इनर एस्पेक्ट ऑफ द जो आर्म है वहाँ तक हम लोगों ने अपनी फिंगर्स को मूव करना है। मूव आर्म थ्रू रेंज ऑफ मोशन टू हैव एक्सेस टू एरियाज, आर्म को हम लोगों ने रेंज ऑफ मोशन के प्रोसेस में इसको मूव करना है ताकि हम सारे एरियाज को अच्छे से असेस कर सकें। इस सारे प्रोसेस के लिए पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में हमने बिठाया है, उसकी आर्म्स को हमने लिफ्ट किया है, उसके मसल्स को रिलैक्स किया है। अब हम लोग उसको पैल्पेट करने के लिए अपनी फिंगर्स को मूव करेंगे, ठीक है। ओके जी, अब चलते हैं ब्रेस्ट पैल्पेशन पे। पेशेंट को स्पाइन पोजीशन विद स्मॉल पिलो पैड के साथ हम लोग पेशेंट को लेटा देंगे, अंडर साइड टू बी पैल्पेटेड, आर्म रेज्ड ओवरहेड, आर्म्स को रेस्ट करेंगे उसकी हेड साइड वाली साइड पे। उसके अलावा यूज़ पैड्स ऑफ फिंगर पैड्स हम यूज़ करेंगे। जेनेटली रोटेटरी मूवमेंट ऑन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के ऊपर रोटेटरी मूवमेंट करेंगे। यूज़ ए पैटर्न ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स और लेटरली लाइक स्पोक्स ऑफ व्हील, जैसे व्हील के स्पोक्स होते हैं इसी तरह हम उसको कंटिन्यू मूव करते रहेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि एक साइड पर उसको मूव किया फिर हम उठाएंगे आगे ले जाएंगे। उसकी ब्रेस्ट की जो एग्जामिनेशन होती है वो कंटिन्यू सर्कुलर मोशन में होनी है। पैल्पेट ऑल एरियाज ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के ऑल एरियाज को जैसे हम लोगों ने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया था इसी तरह हम इसको पैल्पेट करेंगे और क्लॉकवाइज करेंगे। उसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, मेक श्योर टू इंक्लूड टेल ऑफ स्पेंस, जब हम पैल्पेशन कर रहे हों तो मेक श्योर करना है कि टेल ऑफ स्पेंस। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं बायमैनुअल ब्रेस्ट पैल्पेशन क्या होता है। फॉर पेंडुलस ब्रेस्ट, पेशेंट सिटिंग लीनिंग फॉरवर्ड, सपोर्ट इंफीरियर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट विद वन हैंड, यूज अदर हैंड टू पैल्पेट ब्रेस्ट टिश्यू अगेंस्ट सपोर्टिंग हैंड। ओके, जैसे हम लोगों ने अभी नॉर्मली पढ़ी है कि ब्रेस्ट की पैल्पेशन किस तरह करनी है, सारा प्रोसेस। अब पेंडुलस ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा जो है ना वो नीचे वाली साइड पे पेंडुलम की पोजीशन में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा लटक जाती है, उसकी हम लोगों ने किस तरह से पैल्पेशन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में बिठाएंगे। इसके अलावा हम लोगों ने क्या करना है, एक हाथ से ब्रेस्ट को होल्ड करना है और दूसरे हैंड से पैल्पेशन का प्रोसेस जो है वो अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हम लोगों ने इंफीरियर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट विद वन हैंड उसको सपोर्ट करेंगे। इंफीरियर पार्ट जो है ब्रेस्ट का अपने एक हाथ से और दूसरे हैंड के साथ क्या करेंगे, पैल्पेट करना शुरू करेंगे।
ओके, एग्जामिनेशन ऑफ निपल्स में हम लोगों ने किस तरह एग्जामिनेशन करनी है? परफॉर्म्ड आफ्टर ब्रेस्ट पल्पेशन। जब पल्पेशन हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री ली है, फिर हम लोगों ने उसकी इंस्पेक्शन की है, इंस्पेक्शन के बाद पल्पेशन की है, और अब हम लोगों ने चले जाना है एग्जामिनेशन ऑफ निपल्स पे। पहले आपने सारी ब्रेस्ट को असेस कर लेना है, फिर आपने निपल्स की तरफ मूव करना है। इसमें क्या है, परफॉर्म्ड आफ्टर ब्रेस्ट पल्पेशन के आफ्टर परफॉर्म की जाती है। पल्पेट निपल, निपल को पल्पेट किया जाएगा इन ड्यूरेशन फॉर मास के लिए। इसके अलावा हम थंब एंड 4 फिंगर्स टू अप्लाई जेंटल प्रेशर टू नॉट एनी डिस्चार्ज। हम अपने थंब को और 4 फिंगर्स को अप्लाई करेंगे ताकि उस पर जेंटल वेरी स्मॉल प्रेशर देंगे। अगर उसमें किसी किस्म का डिस्चार्ज हो, ब्लीडिंग हो, तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं ब्रेस्ट लम्प्स की कौन कौन सी होती हैं, उसकी लोकेशन हमने देखनी होती हैं, उसका साइज़ देखना होता है। अगर किसी किस्म का ब्रेस्ट लम्प्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हो जाएं, अब हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को किस तरह देखना होता है। सबसे पहले उसकी लोकेशन देखनी है कि वो किस साइड पे है, वो निप्पल डिस्टेंस फ्रॉम निप्पल से कितनी दूर है। उसके अलावा फेस टू डिस्क्राइब उसका ओवरऑल, जैसे हमने ब्रेस्ट की जो उसको आइडेंटिफाई किया, उसको हमने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया, उसके हिसाब से हम एक लोकेशन को आइडेंटिफाई करेंगे कि इस एरिया में ये लम्प आइडेंटिफाई हुआ है। अब हम उसका साइज़ देखेंगे कितने सेंटीमीटर्स का है, उसकी शेप देखेंगे, ओवल है, राउंडेड है, लोब्यूलेटेड है और या फिर इनडिस्टिंक्ट है। इसके अलावा कंसिस्टेंसी देखेंगे, सॉफ्ट है, फिम है या फिर हार्ड है। उसके अलावा फ्रीली मूवेबल है, फिक्स टू चेस्ट वॉल है, किस तरह का। जब हमने लम्प को आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमें देखना है वो हमारे कौन से एरिया में आ रहा है। उसके अलावा देखेंगे उसका साइज़ क्या है, उसके अलावा देखेंगे उसकी शेप क्या है, फिर देखेंगे वो सॉफ्ट है, हार्ड है, कंसिस्टेंसी क्या है। देखेंगे वो फ्रीली मूवेबल है, वो मूव हो रहा है या फिर वो सिर्फ चेस्ट वॉल के साथ फिक्स्ड हुआ है। निपल्स में से देखेंगे कोई डिस्प्लेस्ड, रिट्रैक्टेड या फिर डिम्पल है निपल, तो उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे साथ में। ओके, टीचिंग सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन BSE। इसका टीचिंग पेशेंट को हमेशा जब भी हम लोगों ने पेशेंट को बताना होता है कि भाई आपने अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्केड्यूल जो है वो इतना ईजी होना चाहिए ताकि पेशेंट ईजीली उसको फॉलो कर सके। हमने पेशेंट को बताना है कि भाई रेगुलर मंथली एग्जामिनेशन आपने परफॉर्म करना है। मेजोरिटी ऑफ वुमेन्स नेवर गेट ब्रेस्ट कैंसर, मेजोरिटी ऑफ लम्प्स आर बिनाइन। मेजोरिटी ऑफ वुमेन, ज़्यादातर वुमेन जो हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता। और मोस्टली हमारे जो लम्प्स होते हैं, जैसे हम पीछे देख रहे थे कि लम्प्स की हमने लोकेशन देखनी है, साइज देखना है, शेप देखना है, और मोस्टली लम्प्स जो होते हैं बिनाइन होते हैं। अर्ली डिटेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, अर्ली डिटेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम हर मंथ अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो क्या होता है कि हमारे लिए नंबर ऑफ़ कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो मिनिमाइज़ हो जाती हैं। हर मंथ एग्जामिनेशन जो है वो हमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करता है। इन नॉन इन्वेसिव कैंसर सर्वाइवल इज़ क्लोज टू 100%। नॉन इन्वेसिव कैंसर्स में क्या होता है कि सर्वाइवल जो है हमारे वो 100% वो जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं हम उन पे वर्क कर सकते हैं। ये इसी तरह है कि अगर कोई इनिशियल स्टेज पे हमें डिज़ीज़ जो है वो आइडेंटिफाई हो जाए तो उसके अच्छे हम लोग स्टेप्स ले सकते हैं। और इसी तरह ही अगर जैसे हम लोग हर मंथ जो है अपना एग्जामिनेशन करते हों तो हमें अच्छे से पता होगा कि लास्ट मंथ तो अगर मैंने इसका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया, कोई लम नहीं था, अभी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनिशियल स्टेज पे डिटेक्ट होके और उसकी इनिशियल स्टेज पे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उनकी ट्रीटमेंट हो जाती है। ओके, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए टीचिंग पोजीशंस हम लोगों ने पेशेंट को कौन सी बतानी है। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन द शावर, सोप एंड वाटर असिस्ट पैल्पेशन। सबसे पहले तो ये पोजीशन आ गई कि हाँ पेशेंट मिरर के सामने खड़ा होकर अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कर सकता है, और ड्यूरिंग शावर सोप एंड वाटर जो है असिस्ट कर देती हैं पैल्पेशन में। और इसके अलावा पोजीशन हम लोग स्पाइन पोजीशन में भी पेशेंट को कह सकते हैं कि वो अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। कीप टीचिंग सिंपल, हमारी टीचिंग जो है वो बहुत सिंपल होनी चाहिए ताकि पेशेंट अच्छे से अंडरस्टैंड करे और इजीली जो है परफॉर्म कर सके। डिमॉन्स्ट्रेट टू पेशेंट एंड यूज रिटर्न डिमॉन्स्ट्रेशन। ये इस तरह के जैसे फीडबैक लेते हैं, पहले पेशेंट को हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है, फिर उससे हम लोग उसका फीडबैक लेंगे ताकि अच्छे से पता चल जाए पेशेंट को समझ आ गई है। ओके, ब्रेस्ट के क्वाड्रेंट्स हम लोगों ने पहले भी इसको अंडरस्टैंड किया है। 4 क्वाड्रेंट्स हैं आप लोगों के सामने, जिसमें आ जाता है अपर क्वाड्रेंट, उसके अलावा अपर इनर क्वाड्रेंट, आउटर क्वाड्रेंट, आउटर लोअर आउटर क्वाड्रेंट और लोअर इनर क्वाड्रेंट। जो आपकी स्टेर्नम वाली साइड पे आ रहा है वो इनर साइड है, जो आउटर साइड है वो है आर्म वाली साइड, आउटर साइड है। अब उसके अलावा ये एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, यहाँ तक हमारे हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले क्या किया, 4 क्वाड्रेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए हम लोगों ने। आगे चलते हैं, पेरीमीटर ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू, ब्रेस्ट टिश्यूज़ के कितना एरिया है जो हम लोगों ने असेसमेंट में लेके आना होता है, जिसको हम लोगों ने असेसमेंट परफॉर्म करनी होती है। ओके, पल्पेशन स्ट्रिप मेथड। पल्पेशन स्ट्रिप मेथड क्या है कि जैसे स्ट्रिप्स होती हैं
आपने एक दफ़ा ऊपर से नीचे आना है, डाउनवर्ड और फिर अपवर्ड जाना है। इसी तरीके से आप लोगों ने पल्पेट करते जाना है, तो आपको जो भी किसी किस्म के लम्प्स हैं, कुछ भी आपको फील हो रहा था, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पल्पेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं। पल्पेशन ये स्ट्रिप मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया है। आगे यहाँ पे सर्कुलर मेथड, ओके, वेज मेथड आ जाता है। वेज मेथड होता है जो बाहर से अंदर वाली साइड पे, कि हम लोगों ने फॉर एग्जांपल टेल ऑफ स्पैन से लेके इनर साइड से हम लोगों ने अंदर वाली साइड, मतलब हमारे निप्पल तक जो असेसमेंट हम लोगों ने बाहर से अंदर वाली साइड तक आना है, उसको कहते हैं वेज मेथड। उसके बाद आ जाता है सर्कल मेथड। सर्कुलर मेथड में क्या होता है, पल्पेट हमने करते जाना है सर्कुलर मेथड में, और रोटेट साथ साथ अपने फिंगर्स को रोटेट करते जाना है, और इसी प्रोसेस में हम लोगों ने पल्पेशन करनी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोगों ने अपनी फिंगर से जब पल्पेट करते जाना है, तो हम लोगों ने उसको हैंड रिमूव करके दोबारा से हैंड इस तरह नहीं रखना, उसको कंटिन्यू हम लोगों ने मूव करते जाना है। यहाँ पे देखते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। चेक योर ब्रेस्ट वंस अ मंथ 2 और 3 डेज आफ्टर पीरियड्स। वंस अ मंथ आपको अपनी ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना चाहिए, जो कि 2 और 3 डेज होता है आफ्टर हमारे पीरियड्स के बाद। अब सबसे पहले क्या होता है, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर। मिरर के सामने हमने खड़े होना है। द लुक फील और साइज ऑफ द ब्रेस्ट स्वेलिंग हम लोगों ने यहाँ पे इंस्पेक्शन कर ली है। कोई भी डिम्पलिंग्स है, पकरिंग है ऑफ द स्किन, उसको आइडेंटिफाई कर लेना है। इसके अलावा चेंज इन द लुक फॉर फील ऑफ द निप्पल और डिस्चार्ज फ्रॉम निप्पल, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लेना है। कोई डिस्चार्ज हो रहा है, कोई ब्रेस्ट की चेंजेस आ रही हैं, उनको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद हम लोगों ने अप एंड डाउन, जो सबसे पहले हम लोगों ने प्रोसेस देखा था ये वाला अप एंड डाउन, जिसमें मैंने आपको बताया था अपवर्ड जाना है फिर डाउनवर्ड आना है, इस तरह हम लोग इसकी एग्जामिनेशन करेंगे। ओके, उसके बाद आ जाता है वेजेस प्रोसेस, जो हम लोगों ने देखा था। वेजेस प्रोसेस बाहर वाली साइड से इंटरनल साइड पे आना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आ जाता है सर्कल्स। सर्कल्स में ही इसी तरह हमने रोटेट करते हुए, ये उसने एक तो ब्रेस्ट को होल्ड किया हुआ है और दूसरे हैंड से वो परफॉर्म कर रही है। ऑन द अदर साइड हम इस तरह, जैसे उसने आर्म को ऊपर किया और उसने उसको असेस करना शुरू कर दिया, बट इसमें उसकी आर्म नीचे है पेशेंट की, और उसने सिर्फ अपने हैंड से होल्ड करके असेसमेंट शुरू कर दी। तो ये डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी पोजीशन क्या है। एग्जामिन ब्रेस्ट एंड आर्म पिट विद रेज्ड आर्म्स, यूज फिंगर पैड्स विद मसाज ऑयल और शावर जेल। जब हम लोग आर्म रेज्ड करके उसके ड्यूरिंग हम कोई मसाज ऑयल या फिर शावर जेल जब अप्लाई करके उसके ड्यूरिंग हम लोग असेसमेंट कर सकते हैं। ओके, अब फीमेल ब्रेस्ट हमें अच्छे से जो है ना वो हमने अंडरस्टैंड कर लिया है, देख लिया। अब मेल ब्रेस्ट में क्या होता है, एग्जामिनेशन कैन बी एब्रीवेटेड बट नॉट ओमिटेड। एग्जामिनेशन जो है वो ओमिट नहीं की जा सकती, ख़त्म नहीं की जा सकती, उनके लिए भी ये कंपल्सरी होती है। इसमें भी सबसे पहले हम इंस्पेक्ट करेंगे, फिर पल्पेट करेंगे, फिर नॉर्मल ब्रेस्ट जो होती है वो मेल की वो फ्लैट होती है, बट ऑन द अदर साइड समटाइम क्या होता है, शुड बी इवन विद नॉन नोड्यूल्स। ये नॉर्मल एक उन्होंने बताया हुआ। सबसे पहले क्या होता है, एग्जामिनेशन करना है हम लोगों ने। उसके अलावा आ जाता है हम लोगों ने इंस्पेक्शन करनी है। उसके अलावा पल्पेट करेंगे निप्पल एरिया फॉर लम्स और एनलार्जमेंट के लिए। नॉर्मली मेल ब्रेस्ट हैज़ ए फ्लैट डिस्क ऑफ अनडिवेलप्ड ब्रेस्ट टिश्यू बीनीथ द निप्पल। नॉर्मली क्या होता है कि मेल ब्रेस्ट जो है वो फ्लैट होती है, उसमें ब्रेस्ट टिश्यूज जो हैं वो निप्पल के वो बिल्कुल अनडिवेलप्ड होते हैं, और ब्रेस्ट बिल्कुल नॉर्मल होती है और एनलार्ज नहीं होती। शुड बी इवन विद नॉन नोड्यूल्स, ब्रेस्ट जो है वो इवन होती है, कोई नोड्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते। ओके, अब मेल ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन भी हम लोगों ने इस तरह करना है। यहाँ पे मेल को स्पाइन पोजीशन में लटाया हुआ है, और यहाँ पे उसकी ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन किस तरह परफॉर्म हो रही है। ओके, सो आगे चलते हैं। हम लोगों ने किस तरह जो है ना असेसमेंट करनी है और किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं मेल में, उसको हम लोग देखते हैं। सो गायनिकोमेस्टिया। ओके, सो मेल की ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इंस्पेक्ट चेस्ट वॉल फॉर एनलार्जमेंट। सबसे पहले तो उसकी चेस्ट वॉल को हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे। अगर वहाँ पे किसी किस्म की भी एनलार्जमेंट हुई है, स्वेलिंग है, लम्प्स हैं, तो उनको नोट डाउन कर लेंगे। गायनिकोमेस्टिया अगर किसी किस्म की डिजीज़ है तो वो भी हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। बेसिकली ये होता क्या है, ब्रेस्ट टिश्यू इन मैन और बॉयज़ में लार्जर हो जाते हैं, जैसे फैट्स जो है उनकी डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाती है। दे ऑफन ग्रो अनइवनली, और ये अनइवन जो है ना वो ब्रेस्ट को बना देता है। और ये मोस्टली किस वजह से होता है कि अगर फीमेल हार्मोन्स जो हैं उनकी वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएँ, तो उस टाइम पे इस तरह की कंडीशन जो है वो हो सकती है। अब मेल की ब्रेस्ट में हमने क्या करना है, सबसे पहले इसमें भी इंस्पेक्ट करेंगे, किसके लिए, एनलार्जमेंट, लम्प्स और स्वेलिंग के लिए, उसके अलावा गायनिकोमेस्टिया के लिए। अब हम क्या करेंगे, पल्पेट करेंगे निप्पल एरिया फॉर लम्प्स और एनलार्जमेंट के लिए, और पल्पेट करेंगे एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, जैसे हम लोगों ने फीमेल पे किया था।
ब्रेस्ट टिश्यू विदाउट एनलार्जमेंट, मैसेज और स्वेलिंग, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स नॉट पैल्पेबल। हमने पेशेंट की असेसमेंट की, उसको पैल्पेट करके देखा, बट उसमें किसी किस्म की भी प्रॉब्लम नहीं आई है। यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इस तरह जैसे ये मेल की ब्रेस्ट है, नॉर्मली क्या होता है कि बिल्कुल फ्लैट एरिया होता है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी हम लोग ये इनलार्ज हुई है, गायनेकोमेस्टिया की कंडीशन होती है। इसके यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, तो इनको हम लोगों ने पल्पेट करना है, इनको हम लोगों ने डिस्चार्ज चेक करना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इनमें मेल में भी असेस करना है। ओके, डॉक्यूमेंटेशन फीमेल। अब हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने उसकी असेसमेंट की है, अब उसमें देखते हैं डिनाइज ब्रेस्ट पेन, पेशेंट को कोई पेन नहीं है, कोई डिस्चार्ज नहीं है, कोई रैशेज, स्वेलिंग, ट्रॉमा, कोई भी जो है ना हमारी डॉक्यूमेंटेशन में नहीं मिली कोई भी चीज़। उसके अलावा स्टेट्स परफॉर्म मंथली ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, फीमेल हमारी जो है वो मंथली अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी परफॉर्म कर रही थी। इंस्पेक्शन पे हमें किसी किस्म की जो एबनॉर्मलिटी नहीं फाउंड हुई, स्किन स्मूथ थी विद इवन कलर, सारा कलर सेम था, कोई निपल डिस्चार्ज नहीं था, कोई लीजन्स नहीं थी, कोई डिम्पलिंग, कोई रिट्रैक्शन या फिर इन्वर्टेड निपल नहीं हुए थे। पैल्पेशन पे देखते हैं, ब्रेस्ट कंटोर एंड कंसिस्टेंसी फिम, वो बिल्कुल फिम थी और उसमें किसी किस्म के मैसेज, टेंडरनेस और लिम्फ एडिनोपैथी या होमोजीनस कोई भी चीज़ हमें फाउंड नहीं हुई ड्यूरिंग पैल्पेशन। ओके, मज़ीद चेक करते हैं डॉक्यूमेंटेशन फीमेल पे, हेल्दी ब्रेस्ट बायलेटरली विद नो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एबनॉर्मलिटीज़। उसमें कोई साइन एंड सिम्टम्स जो है वो हमें फाउंड नहीं होते हैं बायलेटरली दोनों ब्रेस्ट में। रेनफोर्स ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो है वो मंथली जो है वो परफॉर्म करनी चाहिए। फॉलो अप विद MD फॉर रेफरल फॉर मेमोग्राफी, मेडिकल डॉक्टर्स के पास हमें फॉलो अप के लिए जाना चाहिए, या फिर कोई रेफरल्स हों तो मेमोग्राफी। अगर कोई प्रॉब्लम हो, हम लोगों ने पेशेंट को बेसिकली सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए प्रमोट करना है। अगर हमें उसमें किसी किस्म के साइन सिम्टम्स नहीं मिल रहे, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें रेफरल मेमोग्राम के लिए या फिर कोई मेडिकल डॉक्टर जो उनसे कंसर्न करना चाहिए। ओके, एग्जामिनेशन ऑफ जेनेटिलिया। जेनेटिलिया में हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं? सबसे पहले तो हमने ये असेस करना है। फीमेल में हमारे पास प्रीनियम है, एनस है, वजाइना है, इसके अलावा यूरिथ्रल ओरिफिस है, ये आप लोग देख सकते हो इसमें लिबिया मिनोरा, लिबिया मेजोरा। जैसे ये जो बाहर वाला उसका पोर्शन है उसको कहते हैं लिबिया मेजोरा, और जो इनर साइड है उसको कहते हैं लिबिया मिनोरा। हेरी एरिया जो होता है सबसे ऊपर उसको कहते हैं मोनस प्यूबिस। इसके अलावा हमारे पास विजाइना है और एनस और प्रीनियम। हम लोगों ने ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड्स होते हैं जो कि हेल्प आउट करते हैं फ्रिक्शन के लिए, सिक्रेशंस वो प्रोड्यूस करते रहते हैं ताकि किसी किस्म की भी फ्रिक्शन पैदा ना हो। आगे चलते हैं, फीमेल जेनेटिलिया फ्लोपियन ट्यूब्स होती हैं, यूट्रस, वजाइना, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सर्विक्स, जिसमें हम लोगों ने देखना है कि कोई गनोरिया, कोई क्लैमिडिया या हर्पीज वायरस तो नहीं है। इसके अलावा हम असेस कर सकते हैं वजाइनल बैक्टीरियाज को हम देख सकते हैं। उसके अलावा हम वजाइना को असेस कर सकते हैं बैक्टीरियल वेजिनोसिस के लिए, यीस्ट इन्फेक्शन के लिए हम वजाइना एरिया देख सकते हैं। उसके अलावा आ जाता है लिबिया और वजाइना, इसमें भी हम जेनिटल अल्सर्स के लिए उसको असेसमेंट देख सकते हैं। इसके अलावा गनोरिया के लिए, क्लैमिडिया के लिए, और कोई भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, मेल जेनेटिलिया के डिफरेंट पार्ट्स हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं टेस्टिस, इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं ग्लैंड्स, और इसके अलावा हमारे पास है यहाँ पे यूरिथ्रा। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर में। इसको थोड़ा जूम करके भी मजीद जो है ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये हम लोगों ने टेस्टिस पे सारी एग्जामिनेशन परफॉर्म करनी होती है। उसके अलावा ये हमारा पोर्शन आ जाता है सिम्फोसिस प्यूबिस का। उसके अलावा यूरिनरी ब्लेडर है, और इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने असेस करना होता है। आगे चलते हैं। ओके, मेल जेनिटलिया। अब जनरल इंस्पेक्शन, सबसे पहले तो हम इसमें भी इंस्पेक्शन परफॉर्म करेंगे। जेनिटल रीजन्स में देखेंगे, सराउंडिंग एरियाज देखेंगे, जैसे पेनिस आ जाता है, ग्रॉइन आ जाता है, और लोअर एब्डोमेन जितना भी एरिया आ जाता है। अब हम इसको चेक करेंगे, कोई भी ऑब्वियस मासेस हो, स्कार्स हो, रैशेज हो, या ब्रूजिंग हुई हो, या फिर किसी किस्म की स्वेलिंग हुई हो, इन सारी चीज़ों को हम असेस करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। ओके, इंस्पेक्शन ऑफ द सिक्रोटम की भी इंस्पेक्शन करेंगे। आस्क द पेशेंट टू होल्ड देयर पीनस, पेशेंट को हम लोग ये कह सकते हैं कि अपने पीनस को होल्ड करे, ताकि हम ईजियर ये हमारे लिए हो जाता है कि अगर हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं सिक्रोटम की। Inspect the scrotum from the front sides and the posterior aspects by lifting the scrotum. उसकी इंटीरियर साइड को भी हम लोग असेस करेंगे और पोस्टीरियर साइड को भी असेस करेंगे बाय लिफ्टिंग scrotum. उसके अलावा आ जाता है स्किन चेंजेस, स्कार्स, मैसेज, स्वेलिंग्स, ब्रूजेस,
नेक्रोटिक लुकिंग टिश्यूज़, कोई भी नेक्रोसिस हुआ हो, स्कार्स हुए हो या फिर कोई मैसिव स्वेलिंग हुई हो तो उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लेना है ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। ओके जी, पैल्पेशन पे चलते हैं। एग्जामिन ईच टेस्टिकल इंडिविजुअली, दोनों को इंडिविजुअली हम लोगों ने एग्जामिन करना है। यूज योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर टू जेंटल पल्पेट द होल टेस्टिकल्स। थंब और इंडेक्स फिंगर को हम लोगों ने यूज करना है ताकि हम पल्पेट कर सकें होल टेस्टिकल्स को। इफ यू आर अनएबल टू लोकेट ए टेस्टिकल, पल्पेट अलोंग द पाथ ऑफ द इंक्वाइनल लिगामेंट्स फॉर एन अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स। हम लोगों ने क्या करना है, इंक्वाइनल लिगामेंट से कंटिन्यू जो है टेस्टिकल्स तक उसके अकॉर्डिंग जितना भी उसका पाथवे आ रहा है सबको हम लोग पल्पेट कर सकते हैं। ओके, एडिडिडमस। Palpate the epididymis, locate at the posterior aspect of the testicles. Posterior जो साइड है टेस्टिकल्स की वहाँ पे एपिडिडमस पाई जाती है, हम उसको पल्पेट करेंगे। अगर वहाँ पे पेशेंट को पेन फील हो रही हो तो उसको कहते हैं एपिडिडमाइटिस। वहाँ पे स्वेलिंग है, इट्स मीन एपिडिडमाइटिस जो है वो हमें स्वेलिंग और इन्फेक्शन से अवेयर करता है। ओके, फेरेंस टेस्ट। फेरेंस टेस्ट बेसिकली पेन से रिलीव्ड करने के लिए अप्लाई किया जाता है, जिसमें किस तरह किया जाता है कि टेस्टिकुलर पेन को रिवील करने के लिए हम फेरेंस टेस्ट यूज़ करेंगे। दैट इज़ स्ट्रॉन्गली सजेस्टिव फॉर एलिवेटिंग द टेस्टिस बाय टेस्टिस जो है उनको एलिवेट करेंगे, जिससे क्या होगा, पेशेंट की जो पेन है वो रिड्यूस्ड होगी, वो मिनिमाइज होगी। तो ये स्ट्रॉन्गली रिकमेंड किया जाता है एपिडिडमाइटिस में। जब पेशेंट को एपिडिडमाइटिस हुआ हो, स्वेलिंग हुई हो, तो इस कंडीशन में फेरेंस टेस्ट अप्लाई करेंगे। एलिवेट करने से क्या होगा, पेशेंट की पेन जो है वो रिलीव्ड हो जाएगी। ओके, एग्जामिनेशन ऑफ द टेस्टिस। एग्जामिनेशन ऑफ टेस्टिस देखते हैं एक दफ़ा फिर से। पल्पेशन ऑफ द टेस्टिस, आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ उसने 4 फिंगर और उसके अलावा उसने अपना थंब यूज़ किया है। यूज जेंटल प्रेशर टू एग्जामिन पोर टेस्टिकल्स। जेंटल प्रेशर अप्लाई करेंगे यूजिंग थंब एंड फर्स्ट टू फिंगर्स को यूज़ करेंगे। नॉट द साइज कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्टिस। To size the testicles, you may use an orchidometer. This is a chart or a set of beads indicating the size. हम लोगों ने डिफरेंट चार्ट सीखे हैं, डिफरेंट हम लोगों ने बीड सीखी हैं, जिसमें हम लोगों को पता चलता है। जैसे हमने पेन स्केल्स देखा है, हम लोगों ने मसल स्ट्रेंथ देखी थी। इसी तरह एक इसका भी मीटर बना हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्किडोमीटर, जिसके ज़रिए हमें पता चल जाता है उसका साइज़, वॉल्यूम, शेप और टेस्टिकल्स के मिलीमीटर्स का, ताकि हम अच्छे से असेसमेंट परफॉर्म कर सकें। Palpate the epididymis situated along the pore. ओके, तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि इसके डिफरेंट, जैसे इसी तरह भी इसमें भी जो है ऑर्किडोमीटर होता है, जिसके ज़रिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं चीज़ों को। उसके अलावा एपिडिडमिस कहाँ पे पाया जाता है, उसको कहा जाता है पोस्टीरियर लेटरल सरफेस। पोस्टीरियर लेटरल सरफेस, जैसे हम लोगों ने उसमें डिफरेंट उसके एरियाज डिवाइड कर लिए, उसको अंडरस्टैंड किया, इसी तरह इसको भी पोस्टीरियर लेटरल सरफेस पे ये पाई जाती है। ओके जी, दिस शुड फील स्मूथ एंड इज ब्रॉड सुपीरियरली एट इट्स हेड। ओके, अब हम लोगों ने इस पूरी पल्पेशन ऑफ द, हम लोगों ने नॉर्मली पल्पेट करके देखना है, उसके बाद हम लोगों ने पल्पेट करना है एपिडिडमिस के लिए। रोल विद द फिंगर एंड हम टू पल्पेट द वास्ट डिफरेंस, और पल्पेट करना है वास्ट डिफरेंस तक। उसके अलावा एग्जामिनेशन ऑफ द सिक्रोटम एंड टेस्टिस शुड बी परफॉर्म विद द पेशेंट बोथ स्टैंडिंग एंड स्पाइन। पेशेंट को स्पाइन और स्टैंडिंग पोजीशन दोनों में हम लोग ये प्रोसेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोगों ने सिर्फ अपना थंब और फर्स्ट टू फिंगर्स जो हैं वो यूज़ करनी होती हैं। इसमें हम लोगों ने स्लाइटली प्रेशर के साथ उसको सारी असेसमेंट करनी है, पल्पेट करना है। पहले हम लोगों ने सारा उसका इंटीरियर साइड जो है वो पल्पेट करनी है, और उसके अलावा हम लोगों ने पोस्टीरियर साइड जो है पल्पेट करनी है। उसके अलावा हम लोगों ने देखना है उसमें किसी किस्म की भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी या कोई भी चीज़ें जो है वो हमें फील होंगी, उनको हमने आइडेंटिफाई कर लेना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हम दोनों पोजीशंस में कर सकते हैं। जैसे फीमेल की हम लोगों ने स्टैंडिंग पोजीशन में देखा था, स्पाइन पोजीशन में, और इसी तरह हम लोग ये भी स्टैंडिंग और स्पाइन पोजीशन में परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, मेल जेनिटेलिया में मजीद चलते हैं। स्पर्मेटिक कोर्ड्स अवेलेबल होती हैं। उसके अलावा स्टार्ट पल्पेशंस एट द सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द टेस्टिकल्स यूजिंग योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर। थंब और इंडेक्स फिंगर को यूज़ करते हुए हम अपनी पल्पेशन को स्टार्ट करेंगे, जो कि सुपीरियर एस्पेक्ट पे टेस्टिकल्स के ऊपर से स्टार्ट की जाएगी। The spermatic cord should be palpable connecting to the testicle at this region. Spermatic cord जो है वो palpable होती है और ये कनेक्ट होती है हमारे टेस्टिकल। Spermatic cord ऊपर वाली साइड से और नीचे हमारी टेस्टिकल
वेसिकल के साथ कनेक्ट होती है। पल्पेट अलोंग द कोर्ड असेसिंग फॉर मैसेज एंड टेंडर। पल्पेट हम लोगों ने आइडेंटिफाई क्या करना है, उसमें किसी किस्म के भी टेंडरनेस है, कोई भी मैसेज है तो उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लेना है। इसके अलावा आ जाते हैं लिम्फ नोड्स, असेस द लोकल लिम्फ नोड्स इन द इनग्वाइनल रीजन फॉर एविडेंस ऑफ लिम्फोएडिनोपैथी सेक्रोटल इन्फेक्शन जिसको कहा जाता है। लिम्फ नोड्स को असेस करेंगे इनग्वाइनल रीजन में जो प्रेजेंट है, ताकि किसी भी किस्म की एडिनोपैथी लिम्फ एडिनोपैथी हो तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें, जिसको कहते हैं सेक्रोटल इन्फेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन ऑन इंस्पेक्शन देयर वर नो एबनॉर्मलिटीज आइडेंटिफाइड। किसी किस्म का मास, किसी किस्म की टेंडरनेस जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हुई है। मसल स्मूथ हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हमें फाइंड नहीं हुई है। आई वॉज एबल टू गेट अबव द मास एंड देयर वॉज नो कफ इम्पल्स और ट्रांसल्यूमिनेशन। सम लिम्फेडिनोपैथी वॉज नोटेड इन द लेफ्ट इनग्वाइनल रीजन। तो ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन है जिसके अकॉर्डिंग उसमें टेंडरनेस नहीं है। और इसके अलावा हम लोगों ने इजीली जो है वो जो इम्पल्स ट्रांसल्यूमिनेशन के साथ जो हम लोगों ने उसको इजीली आइडेंटिफाई किया है। कोई भी हमें मसल्स नहीं मिले, बट नॉर्मली वहाँ पे लिम्फेडिनोपैथी लेफ्ट साइड पे जो है वो नोटेड हुआ है, आइडेंटिफाई हुआ है। ओके, अब एजिंग प्रोसेस में देखते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, चलें इसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले एजिंग प्रोसेस में देखते हैं ये किस तरह अफेक्ट करता है। एडोलसेंस में क्या होता है, विद प्यूबर्टी टेस्टिकुलर ग्रोथ बिनाइंस होते हैं बिगिन, और टेस्टिकुलर ग्रोथ बिगिन्स हो जाती है। सेक्रोटल स्किन थिन्स एंड बिकम्स पेंडुलस। स्किन जो है वो थिन हो जाती है और इसके अलावा पेंडुलस हो जाती है। टेस्टिस ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो कि प्रमोट करता है बोन मैच्योरेशन और एपिफेजियल क्लोजर्स को। अब सबसे पहले होना क्या है, स्किन ने जैसे जैसे ग्रो करते जाना है और उसके साथ क्या होता है कि टेस्टिस में प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, वो पेंडुलस हो जाते हैं और बोन्स जो है मेच्योर हो जाते हैं। और इसके अलावा एपिफेजल इसमें आ जाता है, हमारे पास एपिफेजल क्लोजर आ जाता है। अब एपिफेजल क्लोजर क्या होता है, इसको हम लोग एक दफ़ा देख लेते हैं। बेसिकली लॉन्ग बोन्स आर सेपरेटेड बाय ग्रोइंग जोन ऑफ कार्टिलेज। एपिफेजल क्लोजर ये होता है कि जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो सेपरेटेड हो जाती हैं ड्यूरिंग ए ग्रोइंग स्टेज में। फॉर एग्जांपल 18 to 25 ईयर्स ऑफ एज ऑल ऑफ द कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय बोन। कार्टिलेजेस जो सॉफ्ट बोन्स होती हैं वो रिप्लेस्ड हो जाती हैं बोन्स के साथ। उस प्रोसेस को कहते हैं एपिफेजियल क्लोजर। जेनिटल हेयर अपीयर्स एट द बेस ऑफ द पेनिस। पेनिस के नीचे हेयर्स जो हैं वो अपीयर हो जाते हैं। डार्कन्स होता है एरिया। इसके अलावा एक्सटेंड ओवर द एंटायर प्यूबिक एरिया। प्यूबिक एरिया तक हेयर जो है चले जाते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड्स इनलार्ज हो जाते हैं। जैसे 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 मेल जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं, इसी तरह फीमेल्स भी, तो उनमें जो है सारी चीज़ें डिवेलप होनी शुरू हो जाती हैं। When maturation is complete, genital hair is curly। जब maturation complete हो जाती है, genital hairs हैं वो curly हो जाते हैं, dense हो जाते हैं और coarse हो जाते हैं, thick हो जाते हैं, with a diamond shape from umbilicus to anus। umbilicus से anus तक diamond shape जिसको कहा जाता है वहाँ तक move कर जाते हैं। Growth and development of the scrotum and testes are complete and the length and width of the penis are increased। क्या होता है, scrotum और testis की growth जो है वो complete हो जाती है और complete हो जाता है जो penis की basic length है और जो width है वो increased हो जाती है। Older adults, pubic hair may be thin and grey। pubic hair जो है वो thin हो जाते हैं, जब थोड़े older हो जाते हैं grey कलर आ जाता है। testes में भी smaller and softer, smaller हो जाती हैं, soft हो जाते हैं। और इसके अलावा ruggy and appears to drop, ज़्यादा less मतलब जो वो टाइट होती हैं थोड़ी सी, वो ज़्यादा ड्रॉप हो जाती हैं। रेक्टल टोन इज इंटैक्ट। रेक्टल टोन जो है वो इंटैक्ट होती है, बट स्ट्रेंथ ऑफ द रेक्टल रिफ्लेक्स में भी रिड्यूस स्लाइटली। जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ी सी रिड्यूस्ड हो जाती है रेक्टल की। ओके, ऑल्डर मैन में क्या होता है, रेक्टल डिस्टेंशन फ्रॉम डिजनरेशन ऑफ अफेरेंट न्यूरॉन्स। दिस में कंट्रीब्यूट टू फीकल इनकॉन्टिनेंस। फीकल इनकॉन्टिनेंस जिसकी वजह से हो सकती है रेक्टल डिस्टेंशन। ओल्डर मेंस में जैसे जैसे चल जाते हैं उसमें क्या होता है कि रेक्टल डिस्टेंशन हो जाती है। जैसे हमने देखा सारी चीज़ें पहले ग्रो होती हैं, अब वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्टेंस हो जाती है, नीचे वाली साइड पर चलती हैं। तो रेक्टल डिस्टेंशन की वजह से क्या होता है, फीकल इनकॉन्टिनेंस के भी चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो डिक्लाइन हो जाता है विद एजिंग प्रोसेस में। इसके अलावा क्या होता है, विच में इफेक्ट बोथ लिबिडो एंड सेक्सुअल फंक्शंस। जो लिबिडो और सेक्सुअल फंक्शंस को अफेक्ट करता है। ऑब्वियसली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर ज़्यादा सिक्रीट हो रहे हों तो मेल में ज़्यादा सेक्सुअल जो है ना फंक्शंस वो इंक्रीज होते हैं, बट जैसे वो डिक्रीज हो जाता है तो उसके साथ जो उसकी लिबिडो की डिज़ायर्स होती हैं वो भी उसकी मिनिमाइज हो जाती हैं। इसके अलावा आ जाता है स्टिमुलेशन एंड लेस रिस्पॉन्सिव टू इरोटिक क्यूज। जो इरोटिक क्यूज होते हैं उनको भी लेस रिस्पॉन्स उनको करते हैं। द पीनस में डिक्रीज इन साइज। पहले हमने देखा कि साइज इंक्रीज होता है, अब उसका साइज डिक्रीज हो जाता है। उसके अलावा आ जाता है फाइब्रोमस्कुलर प्रोस्टेट स्ट्रक्चर्स की ट्रॉफी हो सकती है, आयरनिकली बिनाइन
Hyperplasia of the glandular tissue often obscures the atrophy of aging. अब होता क्या है कि जो हमारे फाइब्रोमस्कुलर हम लोगों ने शुरू में पढ़ा मसल्स होते हैं वो क्या हेल्प आउट करते हैं उसके स्ट्रक्चर को उसकी शेप मेंटेन करते हैं, बट होता क्या है एट द एंड कि वो एट्रोफी हो जाती है और उसमें बिनाइन मसल्स डेवलप हो जाते हैं, हाइपरप्लेशिया हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं एजिंग प्रोसेस में अफेक्ट होती हैं। पहले वो सारा आपने बड़ा डेवलप हुआ है और अब आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें डिक्रीज हो रही हैं, डिक्लाइन हो रही हैं। ओके जी, फीमेल में चलते हैं। न्यूबॉर्न एंड इन्फेंट में क्या होता है? ऑन असेसमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न इट इज़ नो अनकॉमन टू सी सम पिंक डिस्चार्ज एट द ओपनिंग ऑफ द वजाइना। ओके जी, ये अनकॉमन नहीं है कि जब हम लोग न्यूबॉर्न की असेसमेंट करते हैं पिंक डिस्चार्ज जो है वो वजाइना की ओपनिंग पे हमें नज़र आता है। दिस इज़ मोस्ट ऑफन ए रिजल्ट ऑफ मेटरनल ईस्ट्रोजन। इसको कहा जाता है कि मेटरनल ईस्ट्रोजन की वजह से है। In the female child, the genitalia continues growing except for the clitoris. क्लाइटोरिस के एक्सेप्ट बाकी एरिया जो है वो ग्रोइंग स्टेज में होता है। उसके अलावा आ जाता है एम्बिगुअस जेनिटेलिया इज ए कोजेनिटल एनॉमली फाउंड इन सम न्यूबॉर्न्स। अब क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने मेल में पढ़ा है इसी तरह फीमेल में भी पहले चीज़ें जो हैं वो ग्रो करती हैं, उसके अलावा क्या होता है चीज़ें डिवेलप होना शुरू हो जाती हैं। अब देखते हैं ओके जी, एम्बिगोस जेनेटिलिया में क्या होता है? बेसिकली ये एक रेयर कंडीशन है, इन्फेंट्स में डेवलप होती है और ये बहुत क्लियरली इधर मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है। अभी होता क्या है, ये एक रेयर कंडीशन जो कि इन्फेंट में पाई जाती है और इस कंडीशन में इनकम्प्लीटली डेवलप द बेबी में हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ सेक्सेस। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सही से डेवलप नहीं हो पाते, तो ये बहुत रेयर कंडीशन होती है। इसके अलावा दिस एमर्जेंट कंडीशन रिक्वायर्स रेफरल फॉर डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन। अगर इस तरह की कंडीशन हो तो हमें पेशेंट को रेफरल डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन के लिए भेजना चाहिए। बेसिकली इसमें होता क्या है कि अपीयर टू बी क्लियरली ईदर मेल और फीमेल, जिसमें हमें क्लियरली पता नहीं चलता कि मेल है या फिर फीमेल है। तो इस तरह की कंडीशन में हमने क्या करना है, डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन के लिए पेशेंट को रेफर करना होता है। ओके, चाइल्ड एंड एडोलसेंट्स में क्या कंडीशंस होती हैं? टू कंडक्ट ए जेनिटल एग्जामिनेशन ऑन ए यंग फीमेल चाइल्ड, अलाउ द पेरेंट टू होल्ड हर एंड हैव द चाइल्ड प्लेस हर फीट टुगेदर लाइक ए फ्रॉग। पेशेंट बच्चा है तो उसके पेरेंट्स को कहना है उसको पकड़ के रखिए, उसकी फीट्स दोनों जोड़ देने हैं फ्रॉग की तरह। अलाउ द चाइल्ड टू पार्टिसिपेट कर सके अपनी एग्जामिनेशन में। हैव द पेरेंट लेट द चाइल्ड नो दैट इट इज़ ओके टू अलाउ दिस एग्जामिनेशन। उन्हें पता होना चाहिए कि जो एग्जामिनेशन हो रहा है इट्स फाइन, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शी हैज़ बीन टॉट नॉट टू अलाउ एनीवन टू टच हर जेनिटल्स। ओके, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हमें पेशेंट को जैसे छोटी बच्चियाँ होती हैं उनको गाइड करना चाहिए। एज यू नो रेप केस कितने ज़्यादा जो है ना वो भिड़े हुए हैं, तो ये छोटे बच्चों को बचपन से ही जो है ना वो ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको सिखाना चाहिए कि किसी को अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो आपके जेनिटल पार्ट्स को टच करें। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है ना एजुकेशन देनी होती है। Age of onset of puberty in girls has continued to decline. Budding of the breast occurs first, followed by pubic hair and finally onset of menses. ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है प्यूबर्टी में गर्ल्स के कंटिन्यू जो वो डिक्लाइन कंडीशन होती है, सारी चीज़ें जो वो उसकी बडिंग ऑफ ब्रेस्ट जो है वो बढ़ रही होती है, प्यूबिक हेयर डेवलप हो रहे होते हैं, फाइनली ऑनसेट ऑफ मेंसेस और फाइनली क्या होता है मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब हम लोगों ने पीछे ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं मेल पे और दूसरी साइड पे हम लोग पढ़े हैं चाइल्ड एंड एडोलसेंट में किस तरह चेंजेस आती हैं। पहले बचपन में देखा जिसमें पता नहीं चलता कि वो मेल है या फीमेल है, उसके बाद एवेल्युएशन करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि चाइल्ड और एडोलसेंट में हम लोगों ने पेरेंट्स को कहना है इसको होल्ड करें, बच्चों को सिखाना है कि आपको कोई टच ना करे। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं बेसिक एग्जामिनेशन में। अब सबसे पहले क्या होता है उसकी ब्रेस्ट जो है वो बल्ज आउट होना शुरू हो जाती है और उसके अलावा फॉलोड बाय प्यूबिक हेयर आना शुरू हो जाते हैं और फाइनली क्या होता है ऑनसेट ऑफ मेंसेस हो जाते हैं। Okay, genital assessment of the adolescents is not required unless there has been initiation of sexual activity और देयर आर जेनिटल ट्रैक प्रॉब्लम्स। जेनिटल असेसमेंट जो है एडोलसेंट्स की वो रिक्वायर्ड नहीं होती, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। अदरवाइज अगर पेशेंट की कोई सेक्सुअल एक्टिविटी ना हुई हो या फिर कोई जेनिटल ट्रैक प्रॉब्लम ना हुई हो, इसके अलावा हम ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती कि हम उसको परफॉर्म करें। द अपॉर्चुनिटी फॉर नर्स एजुकेशन इज़ ग्रेटेस्ट एट दिस टाइम। हाउएवर नर्स के पास ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी थी कि वो उसको अच्छे से एजुकेट कर सकें। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं हम उनको अच्छे से बता सकें, जो गाँव से स्पेशली बच्चियाँ आती हैं उनको अच्छे से गाइड कर सकें कि बेटा ये चीज़ इस तरह होती है, ऐसे डेवलपमेंट होती है। अब क्या होता है कि बच्चों को सिखाया ही नहीं जाता, उनको बताया नहीं जाता और इसी वजह से क्या है कि रेप केस जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो पीक पे हैं, बहुत ज़्यादा हैं।
The adolescent is experiencing body changes, self-identity, exploration, and relationship questions. The nurse should be direct and honest with the teen. Establishment of trusting and confidential nurse-patient relationship is vital. नर्स पेशेंट रिलेशनशिप जो होता है वो वाइटल होता है इस कंडीशन में। जब फीमेल जो है वो डेवलप हो रही होती है, उसकी चीज़ें जो उसके रिलेशनशिप क्वेश्चंस होते हैं, नर्स को कम्प्लीटली उसको डायरेक्ट करना चाहिए। टीन एज में पेशेंट्स को बताना चाहिए, सारी चीज़ें उनको गाइड करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, और ये जो एक रिलेशनशिप होता है जिसमें हम ट्रस्ट बिल्ड करके उसको सारी चीज़ों के बारे में गाइडेंस देते हैं, इट्स रियली क्वाइट वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट। ऑल एडल्ट्स में क्या होता है, एज ए वुमेन एज they experience many changes in the genitourinary tract related to limited or absent estrogen in the system. Menopause is 12 consecutive months without menses and usually occurs between 48 to 51 years. जैसे हम लोगों ने देखा उसका मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। 48 to 15 ईयर्स की एज में क्या होता है कि मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है, पीरियड्स रुक जाते हैं, यूट्रस बिकम स्मॉलर हो जाती है, ओवरीज श्रिंक हो जाती हैं, वजाइना का नॉर्मल जो है वो फ्लैटन हो जाती है, रगी हो जाती है, एंड एपिथेलियम एट्रोफिस हो जाती है। एजिंग प्रोसेस में ये वाली सारी चेंजेस जो हैं फीमेल्स में आती हैं। दीज नॉर्मल चेंजेस में लीड टू प्रॉब्लम सच एज वजाइनल इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड पेरियूनिया एंड लोअर्ड लिपिडो। उनकी सेक्सुअल डिज़ायर जो हैं वो लोअर्ड हो जाती हैं। पहले हम लोग जैसे मेल में सारी चीज़ें पढ़ रहे थे कि सारी चीज़ें जो इंक्रीज़ होती हैं, इसी तरह फीमेल में भी इसी तरह सारा कुछ आ रहा था। उसके अलावा अब हम लोगों ने देख रहे हैं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है 48 to 51 पे जाके वो मिनिमाइज़ हो जाता है। और इसके अलावा जो है उसकी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और डिस्पेरियूनिया कहते हैं जेनिटल पेन दैट कैन बी एक्सपीरियंस बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर इंटरकोर्स। उसकी जो सेक्स डिज़ायर है वो बिट इज़ लोअर्ड हो जाती हैं। और इसके अलावा फीमेल जो है वो पेन महसूस करती है जो सेक्सुअल जो उसकी एक्टिविटी होती है या फिर इंटरकोर्स के बाद या फिर बिफोर। तो ये कंडीशन जो हैं ये फीमेल में डेवलप हो जाती हैं ओल्डर एडल्ट्स में। Older women are at increased risk for endometrial cancers and need education regarding abnormal signs and symptoms. फीमेल्स को कंटिन्यू जैसे हम लोगों ने देखा कि उसको पहले स्मॉलर एज में भी हम लोगों ने गाइडेंस देनी है और उसके बाद भी हम लोगों ने इसको एजुकेशन देते रहना है रिगार्डिंग उसके कोई भी abnormal symptoms आ रहे हैं। उनके लिए स्पेशल जो है वो एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है ताकि उनको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम्स ना हो या मतलब वो डिप्रेशन में ना जाएँ। कोई भी एंडोमेट्राई कैंसर के जो चांसेस होते हैं उनको इंक्रीज हो रहे होते हैं उनको, ताकि हम मिनिमाइज़ कर सकें उनके जो भी इनिशियल सिम्टम्स होते हैं उनको ट्रीट कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने जो है बेसिक इसके जो की पॉइंट्स देखी हैं, इसमें जितनी भी हम लोगों ने पहले उसकी एनाटॉमी देखी, फिर हम लोगों ने फीमेल की एग्जामिनेशन की है, फीमेल की हम लोगों ने ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की है, उसके अलावा हम लोगों ने उसकी डॉक्यूमेंटेशन की जिसमें सारा कुछ नॉर्मल फाइंड आउट हुआ। उसके अलावा फिर हम लोगों ने जेनिटल पार्ट्स की जो है वो एग्जामिनेशन की जो मेल और फीमेल बोथ की थी। उसके अलावा फिर हम लोगों ने दोनों को एजिंग प्रोसेस में देखा कि उसमें कौन कौन सी चेंजेस आती हैं जो कि हम लोगों ने उसके एडल्टहुड से लेके ओल्डर एज तक जो है वो हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप वो डिस्कस कर सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस करके, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर्स दूंगी और इसके रिगार्डिंग जितनी भी आपकी क्वेरीज होंगी आई विल सॉल्व इट। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़, टेक केयर।